हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ आपका 4 दिन आज से कंप्लीट हो गए हैं। आपका एसएससी जो एमटीएस का एग्ज़ाम था वो नहीं था। अब ये आपका जो एग्ज़ाम है एमटीएस वाला, ये कल से यानी कि 28 आपका अक्टूबर से स्टार्ट होना है। 28 से आपका फिर से यानी कल से शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम होना। तो इसकी हम बात करें तो यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि आपका 2023 और 22 के एमटीएस में कुछ पूछे गए थे क्वेश्चन। उनको हम लोग यहाँ पर ओवरऑल क्या करेंगे, आप यहाँ पर हम लोग रिवीजन के फॉर्म में कर लेंगे। और मोस्टली जो पूछे जाते हैं कोई नए क्वेश्चन नहीं होंगे, बस आपका एक रिवीजन तौर पर हो जाएगा क्योंकि आज भी आपकी छुट्टी और मुझे वीडियो करना था। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आपका रिट जारी करता है। तो हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल आपका 226 होता है जो कि रिट जारी करता है। और रिट जारी करने का कारण क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसके जो मौलिक अधिकार हैं यानी कि जो उसके फंडामेंटल राइट हैं उनका जो है अधिकार पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है या एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं मौलिक हनन, तो वो हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर सकता है। और उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट क्या करेगा कि आर्टिकल 226 के तहत कि यहाँ पर रिट जारी कर देगा। यही चीज़ जब सुप्रीम कोर्ट करने पर आता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, जब वो सुप्रीम कोर्ट यही चीज़ करेगा तो फिर इसमें क्या हो जाएगा कि ये आर्टिकल 32 का यूज करेगा। ये आपका आर्टिकल 32 का यूज करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 32 में ये आपका आ जाता है। बाकी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये कहता है आर्टिकल 129 यानी कि 129 जो अनुच्छेद होता है ये बताता है कि जो हमारा यहाँ पर संविधान होगा वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 143 भी इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि ये आपका बताता है कि राष्ट्रपति जो होता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये आर्टिकल 143 में आता है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसी के साथ आर्टिकल 148 भी याद रखना है क्योंकि ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से संबंधित होता है। आर्टिकल 76 भी कई बार का रिपीटेड है आपका, जिसकी मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, आर्टिकल जो 76 है ये आपका कहता है कि ये महान्यायवादी होगा, यानी कि संघ का एक महान्यायवादी होगा। और मैं यहाँ पर बताऊं कि एक आपको याद रखना है सरल। सरल आपका इससे ये याद रखना है कि आर्टिकल आपका 79, 80 और 81, इसमें सरल से आपका 79 संसद को बताता है, ऐसे सरल। आर से आपका 80 आता है जो कि राज्यसभा को बताता है, और एल से आपका लोकसभा आता है जो कि 81 को बताता है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि लोकसभा का पहले आर्टिकल है या राज्यसभा का पहले आर्टिकल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरल से आप कनेक्ट करिए 79, 80, 81। आ जाते हैं हम लोग आगे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। देखिए दिवाली का फेस्टिवल तो आने ही वाला है और यहाँ पर दिवाली आपको सेलिब्रेट करनी है। टेक्स्ट बुक का ऑफर आपका जो आएगा सिलेक्शन वाली दिवाली के नाम से, जो कि आपका 29 जो आपको अक्टूबर से यानी कि परसों यानी कि 29 अक्टूबर से जो कि लाइव होगा। और यहाँ पर आपको बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा, यानी कि बेहतरीन ऑफर दिवाली पर आपका आने वाला है। ये आपको सिर्फ पहले बता दिया है। तो जब भी आप लोग परचेज करें दिवाली की कोड में तो आपको मेरा कूपन कोड राष्ट्र जरूर यूज कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर 12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर के जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट वगैरह जो हैं वो मिल जाएंगी। जब ये जिस प्राइस में आएगा तो वहाँ पर मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, तो उससे जाकर के जुड़ सकते हैं। तो याद रखना है बेहतरीन ऑफर होगा आपका सिलेक्शन वाली दिवाली के नाम से। 29 से आपका ये लाइव हो जाएगा, काफ़ी सस्ता प्राइस रखा जाएगा। मेरा कूपन कोड राष्ट्र बिल्कुल यूज करना है। और टेक्स्ट बुक आपको पता ही है कि इससे बेहतर मॉक टेस्ट मुझे नहीं लगता है कि किसी का आ जाता है अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर डेंसिटी की बात की गई है कि किस यूटी की यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है यूनियन टेरिटोरीज, उसकी डेंसिटी सबसे आई यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी की यहाँ पर बात की गई है। तो दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम डेंसिटी का आपका आता है, ये चीज़ याद रखना है। और ये आपका 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किया जाता है। वहीं जब स्टेट की बात आती है तो स्टेट में आपका बिहार आ जाता है, जो कि मैक्सिमम डेंसिटी वाला यानी कि सबसे ज़्यादा जो घनत्व देखने को मिलता है वो बिहार को मिल जाता है। और वहीं केंद्र शासित प्रदेश में ये किसको मिलता है तो ये दिल्ली को मिल जाता है, ये चीज़ याद रखना है। बाकी अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 11,297 यानी कि 297 जो है ओवरऑल प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आपकी जनसंख्या निवास करती है। वहीं अगर आपसे जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरा स्टेट पूछेगी यानी कि बिहार के बाद
किस राज्य का दूसरे नंबर पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो फिर आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। ये चीज़ याद रखना है क्योंकि पूछा जा चुका है। और केंद्र शासित प्रदेशों की जब बात की जाएगी तो दिल्ली के बाद में पहली चीज़ तो चंडीगढ़ आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा पांडिचेरी, यानी कि चंडीगढ़ आएगा दूसरे नंबर पर यूटी के मामले में, फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा पांडिचेरी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है। तो सबसे अगर पुरानी पर्वत श्रृंखला यानी कि माउंटेन यहाँ पर रेंज की बात करी जाए तो ये कहाँ पर है, तो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो कि सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में जानी जाती हैं। इनको याद रखना है, सबसे प्राचीन इनको मानते हैं। और ये आपका आता कहाँ पर है जिसकी मैं बात करूँ तो ये गुजरात में आ जाता है। आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली हो गया। तो ये जो क्षेत्र आते हैं इनमें ये रेंज रहती है आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। अरावली की श्रृंखलाओं की जो सबसे आपकी ऊंची चोटी जो है आपकी गुरु शिखर है जो कि राजस्थान में पाई जाती है, जिसको माउंट आबू बोलते हैं। तो ये पूछ लेते हैं कई बार कि जो माउंट आबू शिखर है ये किस पर्वत श्रेणी से जुड़ा हुआ है। तो माउंट आबू जो है ये चोटी है आपके गुरु शिखर जो है माउंट आबू राजस्थान में, गुरु शिखर जो ये चोटी है तो ये आपके अरावली पर्वत में है। और यहीं पर एक मंदिर बना हुआ है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो आपसे कई बार ये पूछते हैं कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये पूछ लेते हैं दिलवाड़ा जो आपका मंदिर बना हुआ है गुरु शिखर पर आपका माउंट आबू में, वो किससे रिलेटेड है, किस धर्म से रिलेट करता है। तो जैन धर्म हो जाता है या किस स्टेट में आता है, तो इस तरह से इसको पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमिया फसल उत्सव किसे कहा जाता है, यानी कि जो असम स्टेट है इसका जो फसल उत्सव है यानी कि क्रॉप फेस्टिवल यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा होता है। तो ये होता है माघ बिहू। यानी कि माघ बिहू की मैं बात करूँ तो बिहू का सेलिब्रेशन तो 3 बार होता है असम के अंदर, लेकिन जो फसल कटाई के आधार पर होता है ये माघ बिहू होता है, जिसके महीने की मैं बात करूं तो ये जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है माघ बिहू। इसी तरह इसी टाइम पर होता है पंजाब में क्या होता है, लोहड़ी का सेलिब्रेशन इसी टाइम पर किया जाता है। ये चीज़ भी याद रखना है, ये भी क्योंकि फसल उत्सव ही होता है। ओणम भी फसल उत्सव होता है लेकिन ओणम का सेलिब्रेशन किया जाता है सितंबर में। तो ओणम का महीना कभी पूछा जाएगा तो सितंबर में हो जाएगा जो कि यहाँ पर किया जाता है। उसके साथ साथ और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पर, हाँ जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पर लोहड़ी होता है, लोहड़ी के समय पर ही गुजरात में आपका मनाया जाता है पतंग महोत्सव। ये चीज़ भी याद रखना है कि लोहड़ी के समय ही पतंग महोत्सव मनाते हैं जाकर के गुजरात में, और तमिलनाडु में इसी टाइम पर पोंगल मनाते हैं, और यूपी बिहार वगैरह में क्या होता है कि इसी टाइम पर मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, यानी कि यहाँ पर आपकी जल संधि पूछी गई है जो कि श्रीलंका और भारत को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो ये पाक आपका जल संधि होता है, जिससे जल संधि को जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना है। तो इसी को जल डमरू मध्य भी बोला जाता है, पाक जल संधि भी बोलते हैं। और इसकी मैं बात करूँ तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जो है मन्नार के जिले के बीच में एक जल संधि बनाती है। अगर जिलों की बात करी जाएगी तो तमिलनाडु का जो है आपका तमिलनाडु राज्य आता है और श्रीलंका का क्या आपका प्रांत आता है, मन्नार जिला। तो इनसे क्या होता है आपका कनेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑलमोस्ट साउथ में हमारा तमिलनाडु ही आता है। और ये संधि जो है उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और फिर दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये किसको जोड़ती है जिसकी मैं बात करूं तो उत्तर पूर्व में क्या करेगी, बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को, और फिर दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। बाकी इस जल संधि का जो नाम है अगर किसके नाम पर दिया गया तो ये रॉबर्ट पाक थे, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे ये किस समुदाय से संबंधित थे, यानी इनकी जात पूछी गई थी। एमटीएस 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये महार जाति इसका राइट आंसर था, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनका रिलेशन था महार जाति से। और इनका जन्म की मैं बात करूं 1891 में हुआ था। ये चीज़ याद रखना है, मध्य प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट में। इनसे और क्या मोस्टली पूछे जाते हैं, पहली बात तो इनसे ये पूछा जाता है कि मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया हुआ था। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन जो पूछते हैं ऑलमोस्ट, तो मंदिर प्रवेश जो आंदोलन है वो शुरू किया गया था किसके द्वारा, तो उसको भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया गया था, जिससे क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक इनकी बुक काफ़ी पूछी जाती है जिसका नाम है आपका वेटिंग फॉर अ वीज़ा की मैं बात करूं तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो है वो भी इनकी ऑटोबायोग्राफी के तौर पर पूछते हैं। इनकी बुक है, ये पूछ लेते हैं। इसके साथ साथ द शूद्र हो गई इनकी बुक,
और द अनटचेबल्स हो गई, हु वर द शूद्र हो गया। ये सारी की सारी जो बुक्स हैं वो भीमराव अम्बेडकर जी की हैं, जो कि पूछी जाती हैं एसएससी के एग्जामों में। ये चीज़ इनसे आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित हैं। तो अगर यहाँ पर मैं भीमबेटका की गुफाओं की बात करूँ तो ये विंध्याचल पर्वत में स्थित हैं आपकी भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका शैल आश्रय जो होता है मध्य भारत में एक पुरातात्विक स्थल है, जो कि आपका प्रागैतिहासिक पुरापाषाण और मध्यपाषाण के काल तक फैला हुआ है। इसका आपसे ये पूछे कि जो विंध्याचल की पर्वत है ये किस आपके आते हैं, या आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये आपकी कहाँ पर आती हैं। तो ये आपकी आती है मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन और बनेगा कि इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो 2003 में शामिल किया गया था भीमबेटका की गुफाओं को, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आती हैं। और ये किस पर्वत श्रृंखला में आती है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपकी पर्वत श्रृंखला विंध्याचल आता है, जहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं आती हैं। और इसको 2003 के अंदर जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बनना है, तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भगत सिंह को किसके साथ फांसी दी गई थी। यानी कि जब भगत सिंह को फांसी हुई तो कौन कौन से लोग यहाँ पर रहे हुए थे। तो सुखदेव और जो राजगुरु थे इनको भगत सिंह के साथ में फांसी दी गई थी, और ये दी गई थी आपकी 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सज़ा सुनाई गई। और बाद में इनको जो फांसी लगी हुई थी वो 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी दे दी गई थी। बाकी अगर इनके बारे में और यहाँ पर मैं बात करूँ तो भगत सिंह ने अपने साथियों सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ जो है 21 वर्षीय जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी था जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी पर चढ़ाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ था कि किसकी हत्या कर दी थी इन लोगों ने, जिसकी वजह से इनको फांसी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। और इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये भी पूछ लेते हैं किसका दिया हुआ है। तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने एसएससी एमटीएस 2022 से उठाए हुए थे, जो कि पूछे गए थे। कल से आपका 28 से एग्ज़ाम है। हर शिफ्ट का हम लोग टाइमली एनालिसिस करेंगे। बाकी जो लोग टेक्स्ट बुक लेना चाहते हैं बिल्कुल दिवाली का वेट करिए और परचेस करिए। हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए और जा करके जुड़ जाइए। बाकी कल मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।